हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो केस स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बात करी थी भैया ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफिजन की। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफिजन जो है वो क्या होता है, उस पर जो है जनरल से क्वेश्चन कैसे आते हैं ये हमने देखे। फिर हम जो है बात कर रहे थे भैया जी रेट ऑफ डिफिजन। तो रेट ऑफ डिफिजन क्या होती है, इसको हम तीन अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या तो मोल के फॉर्म में कर सकते हैं, या वॉल्यूम के फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल के फॉर्म में भी हम रेट ऑफ डिफिजन को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। अब देखो आज हमें जो है इसी रेट ऑफ डिफिजन पर जो है क्वेश्चन करने हैं। फिर जो है हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा कि रेट ऑफ डिफिजन से क्वेश्चन जो है कैसे आएगा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लेते हैं पहले, कि मैंने आपको बोला इफ 20 ml of helium is diffused in 5 seconds, then calculate the time in which 40 ml of SO2 will diffused। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है कि भैया अगर हीलियम का 20 ml जो 5 सेकंड में डिफ्यूज होता है, तो SO2 का आप देखो कि 40 ml, SO2 की 40 ml को डिफ्यूज होने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको सीधा सा काम करना है, देखो क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम के टर्म में दे रखा है ना, तो हम वॉल्यूम वाला रिलेशन काम में ले लेते हैं। और वॉल्यूम का रिलेशन ये कहता है कि देखो दो गैसें हैं, एक तो R हीलियम है और एक क्या है R SO2 है। तो ये इसको इक्वल कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ हीलियम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ SO2। नीचे हमारे पास आएगा टाइम टेकन बाय हीलियम, ऊपर हमारे पास आएगा टाइम टेकन बाय SO2। ठीक है, अब देखो कि केवल इतने रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको जो है मैंने इससे पहले बताया था कि R हीलियम डिवाइड बाय R SO2, मॉलिक्यूलर वेट का भी रिलेशन बताया था। यहाँ पर आएगा मोलर मास ऑफ हीलियम, ऊपर आएगा मोलर मास ऑफ SO2। ठीक है, तो भैया देखो रेट जो है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं मोलर मास के जो है वो इक्वल कर देता हूं। भैया जी आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, चाहे वो मोल के फॉर्म में हो, चाहे वो वॉल्यूम के फॉर्म में हो, चाहे डिस्टेंस ट्रेवल के फॉर्म में हो, आपको ये कंसेप्ट काम में लेना है। तो यहाँ पर जैसा क्वेश्चन गिवन है वैसा वैल्यू पुट कर दो। 20 ml ऑफ हीलियम और वॉल्यूम ऑफ SO2 is 40, टाइम टेकन बाय हीलियम is 5 and time taken of SO2 we have to calculate this। जो है वो मोलर मास ऑफ हीलियम 4 है, इसका कितना होता है 64 होता है। ठीक है, तो ये तो आया अपने पास कितने टाइम्स 16 बार जाएगा, है ना। और कुछ कैंसिल हो रहा है ये 2, तो टाइम ऑफ SO2 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू रूट 16 कितना 4, तो टाइम ऑफ SO2 विल बी कितना 40 सेकंड। ये ठीक है, ये है अपने पास आंसर कि भैया अगर इसका जो है वो 20 ml 5 सेकंड में डिफ्यूज होता है, तो इसके 40 ml को डिफ्यूज होने में कितना 40 सेकंड का टाइम लगेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन जो मोल के फॉर्म में भी दे सकता है। जैसे अगर इसी को जो है वो हम मोल के फॉर्म में लिखें, तो मैं आपको लिखूंगा कि if 50 moles of helium या 50 moles of कोई भी गैस है O2 diffused in 10 seconds, then calculate number of moles of H2 diffused in equal time। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि अगर O2 के 50 मोल 10 सेकंड में डिफ्यूज होते हैं, तो हाइड्रोजन के जो है वो कितने मोल सेम टाइम में डिफ्यूज होंगे। तो इसके लिए वही हम तो इक्वेशन लिखेंगे। दो चीजें हैं हमारे पास, क्या लिखूंगा RO2 डिवाइड बाय R हाइड्रोजन, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नीचे आएगा टाइम टेकन बाय O2, ऊपर टाइम टेकन बाय H2, ये आ जाएगा इक्वल टू अंडर द रूट मोलर मास ऑफ O2 और ऊपर आएगा मोलर मास ऑफ क्या हाइड्रोजन। क्लियर है बात। तो ये क्वेश्चन बन गई। और मैंने जैसा कि अभी कहा आपको कि हमें तो यही रिलेशन काम में लेना है, तो यहाँ पर टाइम तो दोनों का क्या है सेम है। तो अब आपको दे रखा है कि भैया O2 के तो 50 मोल है, हाइड्रोजन के मोल आपको पूछे अंडर द रूट हाइड्रोजन का कितना मोलर मास 2, O2 का कितना 32, ये कैंसिल होगा कितनी बार वही 16 बार। तो 1 बाय जो है ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो NH2 हमारे पास आ गए कितने 200। ये अगर हाइड्रोजन के जो है ना या O2 के 50 मोल 10 सेकंड में डिफ्यूज होते हैं, तो बेसिकली जो हाइड्रोजन के जो इतने टाइम में कितने 200 मोल डिफ्यूज होते हैं।
ठीक है। तो हमने क्वेश्चन देखो कर दिया वॉल्यूम के टर्म में, हमने क्वेश्चन मोल के टर्म में कर दिया। एक और क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, देखिएगा जरा कि सेम टू सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, कि if 20 ml of helium is diffused in 5 seconds, ठीक है, then what volume of given gas will diffuse in same time, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है और इस बार जो है आपको ऑप्शन दे दिए, ठीक है। जैसे आपको जो है पहला ऑप्शन दे दिया कि 5 ml ऑफ CH4, दूसरा आपको दे दिया 5 ml ऑफ SO2, तीसरा आपको दे दिया 10 ml ऑफ O2 और चौथा आपको दे दिया कुछ और जैसे 2 ml ऑफ H2, ठीक है। या फिर यहाँ पर मैं कर देता हूँ 40 ml ऑफ H2। देखिएगा सर, क्या इस बार जो है ना कि गैस भी अननोन है और उसका वॉल्यूम भी अननोन है, दो चीजें अननोन आ गई। हो सकता है इसमें जो टाइम भी अननोन दे दे कई बार, तो तीन चीज अननोन आ जाए। पहले तो हम इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन बनाता हूं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, मान लो कि एक तो हमारे पास हीलियम है, आर हीलियम डिवाइड बाय वो गैस है, आर गैस, मान लो जो भी गैस है। अब इसके लिए जो क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, यहाँ नीचे तो आएगा टाइम टेकन ऑफ हीलियम, टाइम टेकन बाय गैस, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट, नीचे तो मोलर मास ऑफ हीलियम, ऊपर आएगा मोलर मास ऑफ गैस। और जैसा कि मैंने कहा कि हमें तो हमेशा यही रिलेशन काम में लेना है। अब इसने बोला है विल डिफ्यूज इन सेम टाइम, यानी कि हाइड्रोजन का टाइम या हीलियम का टाइम 5 सेकंड है, तो उस गैस का टाइम भी कितना है, 5 सेकंड। टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, ये इक्वल होगा किसके, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम, ठीक है। अब भैया देखो क्या हमारे पास इक्वेशन एक है, लेकिन अननोन चीजें कितनी हो गई, दो हो गई। वॉल्यूम भी अननोन है और वो गैस भी अननोन है, यानी मोलर मास भी अननोन है और वॉल्यूम भी अननोन है। तो इस केस में जो है वो हमें क्या करना होता है, जब एक ही क्वेश्चन हो, एक से ज्यादा अननोन हो, तो उस केस में आपको क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन से सॉल्व करना होता है। मान लो यहाँ पर टाइम भी चेंज होता है, टाइम अलग होता है, तो फिर भैया हमें यहाँ टाइम का फैक्टर भी लेना पड़ता है साथ में, और टाइम को भी एक एक ऑप्शन से चेक करना पड़ता है। तो जहां पर हमारे पास LHS RHS की कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, वही अपना ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन में अगर चेक करूं, देखो वॉल्यूम ऑफ हीलियम ये तो कितना दे रखा है 20, पहले ऑप्शन में वॉल्यूम ऑफ CH4 कितना है 5 अंडर द रूट, CH4 का 16, हीलियम का कितना है 4, ये तो कितना आएगा, ये तो 4 आएगा, ये जो है 4 रूट 4 और 2, LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो पहला वाला तो नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, दूसरे में जो है 20 और ये कितना है 5 इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये तो कितना है 64 डिवाइड बाय कितना 4, तो ये आया कितना 4, ये रूट 16 कितना 4, LHS RHS की इक्वल आ रहा है, सेकंड वाला हो जाएगा एक, तो है ना कि भाई अगर जो 20 ml हीलियम का 5 सेकंड में डिफ्यूज होता है, तो सेम 5 सेकंड में SO2 का 5 ml डिफ्यूज होगा, ठीक है। तीसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, 10 ml O2 20/10 इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये आएगा 32/4। अब देखो कैसे भी LHS RHS इक्वल नहीं आएंगे, तो ये वाला भी नहीं होगा। ये भी चेक कर लेते हैं, तो चौथा आपको बोल रहा है 20 ml ऑफ हीलियम 40 ml ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ आएगा अंडर द रूट, ऊपर तो 2, नीचे कितना आएगा 4 आएगा, तो ये यहाँ तो आ रहा है 1/2, इधर आ रहा है 1/√2, है ना, ऐसा ही है। तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, केवल एक ऑप्शन होगा, कौन सा, सेकंड। तो क्वेश्चन जो है वो ऐसा भी यहाँ से बन सकता है। तो क्वेश्चन हमने कर दिया मोल के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में। अब चलते हैं भैया जी डिस्टेंस टेबल के टर्म में, कि डिस्टेंस के फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो कैसा आएगा, देखना। इसको बिठा रहा हूं, है ना। क्वेश्चन बहुत ही आसान से बनता है भैया डिफिजन से। देखो कि भैया जी ऐसा है कि जैसे क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है, कि मैंने बोला इफ NH3 and HCl reacts to gives white fumes of NH4Cl, ठीक है, कि भाई NH3 और HCl आपस में रिएक्शन करके NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स बनाते हैं,
ठीक है। फिर आपको आगे ये बोल रखा है अकॉर्डिंग टू, या फिर मैं इसको पहले डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। ये एक ग्लास की ट्यूब है, ठीक है। ये इसका एक्स एंड है, एक्स टर्मिनल, और ये है इसका वाई एंड, वाई टर्मिनल, ठीक है। ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ट्यूब जो तकरीबन 2 मीटर लंबी है, एक तरफ से NH3 गैस, दूसरी तरफ से HCl गैस, ठीक है। तो ये ग्लास की ट्यूब है, ट्रांसपेरेंट है, तो आपको बोला है क्या ना, अकॉर्डिंग टू, या इसी क्वेश्चन को जो है वो देखो लैंग्वेज भी लिख के दे सकता है ना, अकॉर्डिंग टू डायग्राम NH3 and HCl are passed from X and Y end of tube, X and Y end of tube, या of a transparent glass tube, ठीक है, transparent glass tube, then या if B is midpoint, then, ठीक है। पहला आपको बोला है कि predict that at which point white fumes of NH4Cl will appears first, ठीक है। एक तो ये पूछा है कि आपको ये बताना कि इन तीनों में से NH4Cl के व्हाइट फ्यूम सबसे पहले कहां बनेंगे। दूसरा आपको ये पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस of that point from X end, ठीक है। कि आपको जो है वो इस पॉइंट की X एंड से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन आसान हो जाए इसके लिए आपको दे रखा है √2.15 इक्वल टू 1.46, ठीक है। ये डेटा गिवन है। अब देखो कि डिस्टेंस ट्रेवल के फॉर्म में जो है वो आपको क्वेश्चन जो है इस तरीके का मिलेगा, उसको सॉल्व करते हैं। अब सोचो जरा कि इधर से HCl आया, HCl का मोलर मास तो कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है भैया 36 पॉइंट कितना 5, और इसका मॉलिक्यूलर वेट है कितना 70, ठीक है। एक का 17 है, एक का 36.5 है। आप सोचो कि B तो मिड पॉइंट है ना, तो जहां पर ये दोनों मिलेंगे आपको वहीं पर जो है व्हाइट फ्यूम दिखाई देंगे, ठीक है। तो जहां मिलेंगे वहां पर व्हाइट फ्यूम दिखाई देंगे। अब देखो कहां मिल सकते हैं, आप सोचो क्या B पर मिल सकते हैं क्या भैया। देखो ये तो तेज चलेगी क्योंकि मोलर मास क्या है कम, ये धीरे चलेगी क्योंकि मोलर मास क्या है ज्यादा। तो आप सोचो कि B पर तो ये तब मिलते हैं जब दोनों का मोलर मास क्या होता है सेम होता है और दोनों सेम स्पीड से चलते हैं। तो B पर तो नहीं मिलेंगे, पक्का B के बाद में मिलेंगे क्योंकि ये तेज चलेगी और ये धीरे चलेगी। तो एक ही पॉइंट मेंशन है कहां, C। तो पहली बात तो दोनों कहां पर मिल सकते हैं, C पर मिल सकते हैं। तो पहले का आंसर जो है वो तो हो गया क्या C पॉइंट, ठीक है। ये दोनों C पर मिल सकते हैं। आपको सबसे पहले व्हाइट फ्यूम कहां दिखाई देंगे, C पर दिखाई देंगे। दूसरा है भैया इस C की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अब आप देखो कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इधर से तो क्या आया NH3, इधर से क्या आया HCl, इसका मॉलिक्यूलर वेट 17 और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 36.5, ठीक है। ये है पॉइंट C, यहां पर मिल रहा है। मान लो ये है X, टोटल चेक करो इसकी टोटल जो है वो कितनी लेंथ है 2 मीटर, तो ये वाला कितना है 2 - x। आप सोचो जरा कि ये वाला जो है वो x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा C तक पहुंचने के लिए, और HCl जो है कितना 2 - x। मैं कहता हूं अगर दोनों C पर मिल रहे हैं तो दोनों का टाइम ट्रेवल क्या होगा, सेम ही होगा। क्या भाई t टाइम में अगर ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो सेम उसी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 - x, तभी तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे, तभी तो जो है वो क्या होगा रिएक्शन होगी C पर, और तभी जो है वो रिएक्शन होगी तो हम बोलेंगे व्हाइट फ्यूम आपको नजर आएंगे। तो दोनों का टाइम ट्रेवल क्या होगा, सेम होगा C तक पहुंचने के लिए। तो हम इक्वेशन क्या बनाएंगे RNH3 है ना डिवाइड बाय RHCl। अब डिस्टेंस के फॉर्म में है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय NH3 डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय HCl, नीचे आएगा टाइम टेकन बाय NH3 टाइम टेकन बाय HCl इक्वल टू अंडर द रूट नीचे आ गया मोलर मास ऑफ NH3
ऊपर आ गया मोलर मास ऑफ HCl। हमें रिलेशन ये वाला काम में लेना है। तो यहाँ पर देखो टाइम तो दोनों का क्या है, सेम ही है। मुझे बताना NH3 ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, x। मुझे बताओ HCl ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 2 - x इक्वल टू √36.5 डिवाइड बाय 70। और भैया इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा √2 पॉइंट कितना 15 और इसकी वैल्यू होती है कितनी 1.46। तो x बाय 2 - x इक्वल टू आएगा 1.46। यहाँ से x कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स की वैल्यू आएगी कितनी 1.18 मीटर या 1.2 के आसपास। तो भैया देखो डिस्टेंस ट्रेवल के फॉर्म में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है और भी अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन जो आपको गिवन हो सकता है। जैसे आपको ये बोल दिया कि इधर से जो मान लो H2 है, इधर से O2 है, दोनों अगर रिएक्ट कर रही है तो आपको बोल दिया कि जो है वो आपको किस पॉइंट पर सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर दिखाई देगी। ठीक है, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में इधर से जो है वो मैंने O2 पास करवाई, इधर से H2 पास करवाई। अब आपको बोल दिया कि दोनों अगर रिएक्शन करें तो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर आपको सबसे पहले कहां दिखाई देगा। तो भैया ये तो तेज चलेगा, ये धीरे चलेगा, तो इस बार कहां दिखाई देगा, ए का। और वही है, ए के लिए आपको कैलकुलेट करवा लेगा कि भैया डिस्टेंस कितनी होगी, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन जो कैसा भी हो सकता है। जैसे इसी पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल पर ही एक क्वेश्चन हम और ले सकते हैं, देखिएगा। आसान सा काम है भैया। देखो जी कि और डिस्टेंस ट्रेवल पर क्वेश्चन कैसे आता है। आपको जैसे मैंने क्वेश्चन बोल दिया कि देयर इज 13 रो ऑफ स्टूडेंट्स in a class, ठीक है। if a teacher passed laughing gas, ब्रैकेट में आपको इसका मोलिकुलर वेट दे दिया 44, ठीक है। कोई लाफिंग गैस है, जनरली नाइट्रस ऑक्साइड होती है, लेकिन आपको मोलिकुलर वेट गिवन है तो हमें उसी से मतलब है। A teacher passed laughing gas from front side door and weeping gas, इसका मोलिकुलर वेट दे दिया आपको 176 फ्रॉम बैक साइड डोर, ठीक है। देखो हमें केवल मोलिकुलर वेट से मतलब है, हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि ये कौन सी है। वीपिंग गैस कोई भी हो सकती है, अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है। तो मान लो उसका मोलिकुलर वेट कितना 176 है, ठीक है। देन predict that students of which rows will starts laughing as well as weeping, ठीक है। और वीपिंग गैस हो सकती है, टीयर गैस हो सकती है, ठीक है ना, कोई भी नाम हो सकता है। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, कंसेप्ट वही डिस्टेंस ट्रेवल का लगेगा। तो अब आप देखो जरा कि टोटल जो कितनी रोज है, 13 रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि मान लो टोटल 13 है, इधर तो फ्रंट है ना। तो फ्रंट जो है ना, यहाँ पर मोलिकुलर वेट कितना है गैस का, यहाँ पर तो है 44, तो 44 वाली गैस आ रही है। और ये है बैक साइड, ठीक है। इधर से मोलिकुलर वेट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 176, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि मिड पॉइंट के बाद में मिलेंगे, क्योंकि ये तो तेज चलेगी और ये धीरे चलेगी, तो मिड पॉइंट के बाद में मिलेंगे। तो मान लो ये पॉइंट जो है ना वो बेंच है x, ठीक है। और इधर से ये वाली जो वो कितने नंबर बेंच पर आ जाएंगे फिर 13 - x, ठीक है। और दोनों का टाइम ट्रेवल क्या होगा, सेम ही होगा। तो मैं बोलूंगा देखो r लाफिंग अपॉन r वीपिंग, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा अपने पास एक तरीके से, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाफिंग गैस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वीपिंग गैस, टाइम टेकन बाय लाफिंग गैस, टाइम टेकन बाय वीपिंग गैस, अंडर द रूट नीचे आएगा मोलर मास ऑफ लाफिंग गैस, ऊपर आएगा मोलर मास ऑफ वीपिंग गैस। हमें तो ये कांसेप्ट काम में लेना है, दोनों का टाइम ट्रेवल क्या है, सेम ही है।
क्योंकि एक के साथ पहुंचेंगे। तो यहां से वैल्यू रखता हूं, इसने तो x डिस्टेंस ट्रेवल करी है लाफिंग गैस ने, इसने कितनी 13 माइनस x डिस्टेंस ट्रेवल करी है अंडर द रूट वीपिंग गैस का मोलर मास कितना है 176, इसका कितना है 44। इसको सॉल्व करो, ये हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4, मतलब पूरा ही 4 आएगा। तो 4 आएगा तो रूट 4 कितना हो गया 2, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x आएगा 8.6। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 8.6 आ रही है तो अप्रोक्स ये कौन सी रो हो गई, 9th रो हो गई। ठीक है, तो जो 9th रो के जो भी स्टूडेंट होंगे ना लगभग, वो एक साथ हंसना एक साथ रोना स्टार्ट करेंगे, समझ में ही नहीं आएगा कि हंसे के रोए। ठीक है, तो बेसिकली लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन की। ठीक है ना, तो ये है भैया रेट ऑफ डिफ्यूजन पर क्वेश्चन। तो भैया ये है अपने पास रेट ऑफ डिफ्यूजन, है ना। जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमने देख लिए। तो केस फर्स्ट जो था वो तो अपने पास था कि भैया अगर गैस का प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको क्या करना है। अब चलते हैं हम सेकंड केस की तरफ, देखिएगा जरा कि सेकंड केस जो है वो ये है कि अगर मान लो गैस का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट ना हो, ठीक है, तो क्या होगा कि प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट कांस्टेंट। बड़ी मेहनत करवा रहा है यार ये तो। हाँ जी, देखो केस सेकंड, if pressure of gases are not constant, ठीक है, कि अगर गैसों का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट ना हो, तो समझना बात को कि अगर गैसों का प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो मैंने आपको एक्चुअल रिलेशन ये बताया था, R प्रोपोर्शनल होता है PA बाय रूट M के। देखो एरिया तो हमेशा कांस्टेंट होगा, है ना, पर मेंशन नहीं करें तो एरिया जो है वो कांस्टेंट ही हमें मानना है। और प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, P बाय रूट M के। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा R1 बाय R2 इज इक्वल टू P1 बाय P2, और ये आ जाएगा अंडर द रूट M2 बाय M1। ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा, और बस इसी रिलेशन को हमें काम में लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन में यहाँ पर दे देता हूँ, है ना, कि if 20 ml of H2 is diffused in 10 seconds and 30 ml of O2 is diffused in 5 seconds, then what will be the pressure ratio? What will be the ratio of partial pressure of H2 and O2? ठीक है, तो H2 और O2 के पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब देखो जरा, जनरली हमारे पास क्या होता है ना, जनरली क्या ऐसा ही होता है कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आप देखो हाइड्रोजन जो है इसका तो 20 ml 10 सेकंड में डिफ्यूज हो रहा है, जबकि O2 का 30 ml जो है वो 5 सेकंड में ही डिफ्यूज हो रहा है। होना ये चाहिए था O2 का मोलर मास ज्यादा है तो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, ज्यादा है। और अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जरूर जो है वो O2 का प्रेशर क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। और इसमें बोला भी है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और O2 का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, देखना जरा, RH2 डिवाइड बाय RO2, है ना, इज इक्वल टू वॉल्यूम डिफ्यूज्ड वॉल्यूम ऑफ H2, और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ O2 टाइम टेकन बाय H2 टाइम टेकन बाय O2। ये आ जाएगा भैया जी, इस बार ऊपर तो आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, और ये अंडर द रूट मोलर मास ऑफ H2 मोलर मास ऑफ O2 का आएगा ऊपर। और हमें जो है इस बार ये रिलेशन काम में लेना है कि अगर पार्शियल प्रेशर जो है या प्रेशर अगर कांस्टेंट नहीं है तो बस प्रेशर का फैक्टर जो है वो भी क्या आएगा, साथ में आएगा। वैल्यू रखते हैं, तो हाइड्रोजन का तो कितना है 20 ml, O2 का कितना है 30 ml, हाइड्रोजन का जो टाइम कितना है, हाइड्रोजन का टाइम है भैया 10 सेकंड, और O2 का टाइम है कितना 5 सेकंड। ठीक है जी, PH2 डिवाइड बाय PO2, और ये अंडर द रूट ऊपर 32, नीचे कितना आएगा 2 आएगा। जो चीजें कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दो, तो ये हमारे पास 2 टाइम्स ये जाएगा 10, ये कैंसिल, इधर आता है कितना 1/3 इक्वल टू PH2 डिवाइड बाय PO2, और ये आएगा कितना रूट 16 बोले तो 4। तो हमारे पास भैया जी इनके पार्शियल प्रेशर का रेशियो आ गया सीधा सीधा कितना 1/12। ये
ये रेशियो है। और देखो होना भी चाहिए था, यहाँ पर O2 का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो ये तभी हो सकता है क्योंकि O2 की रेट ऑफ डिफ्यूजन तभी ज्यादा हो सकती है जब इसका प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो। तो ये सिंपल सा काम है कि बाकी जो है ना सेम टू सेम क्वेश्चन, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो तो जो भी क्वेश्चन आए उसमें आपको प्रेशर का फैक्टर और लगा देना है साथ में, ठीक है। तो ये है भैया अपने पास रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कंप्लीट है। आप डिफ्यूजन से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके मॉड्यूल में दिए हैं, है ना, वो सारे आप अटेम्प्ट करें, करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन जो बन जाने चाहिए, क्योंकि भैया चीजों को बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैंने आपको बताया है। जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब देखिएगा जरा, थोड़ा सा हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, बहुत ही जरूरी टॉपिक, ठीक है। हालांकि इस टॉपिक से केमिस्ट्री में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। टॉपिक इज बैरोमीटर, ठीक है भैया जी। केमिस्ट्री में यहाँ पर क्वेश्चन जो है उस टॉपिक से बहुत ही कम आते हैं, लेकिन ये चीज जो है वो आपके फिजिक्स में जो है बैरोमीटर बहुत ज्यादा डिटेल में दिया गया है और फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब बैरोमीटर जो है ना, ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जितना केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है उतना बैरोमीटर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो जरा कि बैरोमीटर क्या होता है। तो बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंटल सेटअप मान लो, है ना, जिससे हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं, है ना। तो बोल देते हैं इट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसको हम काम में लेते हैं भैया जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। एक होता है फॉल्टी बैरोमीटर। तो फॉल्टी बैरोमीटर जो है वो हम काम में लेते हैं बेसिकली गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए, ठीक है। अब ये बैरोमीटर होता क्या है ना। जैसे कि हम बात करते हैं कि भैया प्रेशर की यूनिट एक तो होती है एटीएम, एक होती है mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर Hg क्या है, मरकरी है। एक होती है सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो यहाँ पर Hg क्या है, मरकरी है। तो ये मरकरी कहां से आया, जैसे कि हम बोलते हैं mm ऑफ Hg, तो mm तो क्या होता है, ये तो लेंथ की यूनिट होती है ना, और सेंटीमीटर क्या होता है, ये भी लेंथ की यूनिट होती है। तो भैया ये तो लेंथ की यूनिट है, इसको हमने प्रेशर की यूनिट बना रखा है, तो ऐसा कैसे होता है। तो बेसिकली जो है बैरोमीटर जो है इसमें हम क्या करते हैं भैया, मरकरी काम में लेते हैं। बैरोमीटर में हमें क्या काम में लेना, कौन सी मेटल काम में लेते हैं, मरकरी काम में लेते हैं। अब सवाल ये है कि मरकरी ही क्यों काम में लेते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है वो अच्छा है। तो पहले तो आप समझो कि बैरोमीटर होता क्या है। तो बैरोमीटर में हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से कांच की ट्यूब होती है अपने पास, ये ऐसी कांच की ट्यूब है, ठीक है, और इसको हम बैरोमीटर ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो ये कांच की ट्यूब है। अब इसकी हाइट कितनी होती है ये अभी हम बात करेंगे, है ना। तकरीबन जो है कम से कम आप ये मान के चलो कि 1 मीटर लंबी तो होनी चाहिए अगर आप मरकरी काम में ले रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस कांच की ट्यूब में यहाँ तक ऊपर तक टॉप तक हम जो है भर देते हैं, इसमें मरकरी Hg भर देते हैं, ठीक है। मरकरी क्यों काम में लेते हैं अभी बात करेंगे। तो इसमें मरकरी भर दी, फिर हम क्या करते हैं भैया, अच्छा इस कांच की ट्यूब में यहाँ पर जो है उस पे बेसिकली इसकी हाइट या इस पे जो है वो ऐसे स्केल बना होता है ना, 1 सेंटीमीटर ऐसे 2 सेंटीमीटर, तो इसके पूरी पर जो स्केल बना होता है। और इसकी कांच की ट्यूब को क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे और इस कंटेनर में इसको जो है ऐसे उल्टा करके इस तरीके से रख देंगे, ऐसे रख देंगे, ठीक है। ये कंटेनर में इसको उल्टा करके रख दिया। तो जब आप उल्टा करके इसको रखोगे तो कंडीशन ऐसे आएगी कि कुछ मरकरी तो जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरीके से कंटेनर में आ जाएगा, और कुछ मरकरी जो है वो यहाँ पर आपको इस तरीके से इसमें देखने को मिलेगा, ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जो सेटअप होता है एक्सपेरिमेंटल, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं, है ना। अब देखो कि इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये समझने से पहले बहुत ही जरूरी पॉइंट है, कुछ जरूरी चीजें हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा Hg is used in बैरोमीटर, ठीक है, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, कि कारण क्या है कि मरकरी ही काम में लेते हैं। सबसे पहला कारण कि भैया मरकरी जो है ना ये नॉन वोलेटाइल होता है, ये जो है वो नॉन वोलेटाइल होता है। आपको कि सर यार पानी काम में क्यों नहीं लिया, बिल्कुल भैया पानी भी काम में ले सकते हैं, लेकिन पानी काम में लेंगे तो उसकी अपने आप एक अलग समस्या है, उसकी हम अभी जस्ट बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखो ये जो इसका ये वाला जो हिस्सा होता है ये ओपन होता है, और ओपन होता है अगर मान लो आपने पानी काम में लिया या कोई और लिक्विड काम में लिया तो ये क्या हो जाएगा,
ये यहाँ से वेपराइज हो जाएगा, और वेपराइज हो जाएगा तो आपको रिजल्ट जो है ना उतने सही नहीं मिलेंगे जितने की मरकरी के केस में मिलते हैं। तो पहला तो रीजन ये है कि Hg इज नॉन वोलेटाइल, है ना, Hg इज नॉन वोलेटाइल, ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है, ये क्या होता है भैया, वेपराइज नहीं होता है, तो एक तो ये कारण है। दूसरा, Hg इज नॉन स्टिकी टू ग्लास, ठीक है, ये भैया बेसिकली ग्लास पर चिपकता नहीं है ना, कि अगर मान लो ये ग्लास पर चिपक गया, कोई दूसरा लिक्विड ग्लास पर अगर चिपकेगा तो कुछ लिक्विड यहाँ पर रह जाएगा, और रह जाएगा इस केस में वही है कि भाई आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे। और तीसरा और सबसे जरूरी फैक्टर है ना, इन ऑल बिटवीन या इन ऑल नॉन लिक्विड्स डेंसिटी ऑफ Hg इज मैक्सिमम, ठीक है, और ध्यान रखो मरकरी की डेंसिटी होती है भैया 13.6 ग्राम पर ml, ठीक है, ये मरकरी की डेंसिटी होती है। जो आपको ध्यान में भी रखनी है कि हमारे पास जितने भी नॉन लिक्विड है उन सब में से मरकरी की डेंसिटी जो है वो हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इससे ज्यादा डेंसिटी किसी भी लिक्विड की नहीं होती है, और ये होती कितनी है, 13.6 ग्राम पर ml। ये तीन कारण है। अच्छा, अब डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये तो अभी हम सीखेंगे जब प्रेशर का मेजर करेंगे कि डेंसिटी ज्यादा होने से बेसिकली जो है वो इस बैरोमीटर पर क्या फर्क पड़ेगा, ये तो अभी हम जस्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये तीन कारण है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं भैया, बैरोमीटर में मरकरी ही काम में लेते हैं, और भी कोई दूसरा लिक्विड हम काम में ले सकते हैं, लेकिन उन सब के केस में रिजल्ट उतने बेटर नहीं मिलते जितने कि आपको Hg के केस में मिलते हैं, ठीक है। अब समस्या या फिर यूं कहो कि अब आखिर इसको इंस्ट्रूमेंट को हम काम में कैसे लेते हैं, या ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसको हम किस तरीके से काम में लेते हैं, तो ये समझना जरा। इसको तो मैं मिटा देता हूं कि भाई बैरोमीटर जो है ना ये काम में कैसे आता है या कैसे काम करता है, आप इसको ये समझना। देखो कि पहले तो मैं यहां पर बैरोमीटर बना लेता हूं, ठीक है, ये हमारे पास बैरोमीटर, इसमें मरकरी है, और यहां पर जो है वो बैरोमीटर ट्यूब हमने इस तरीके से लगा रखी है, ये लो जी, ठीक है, ऐसी कंडीशन है। आपको पता होना चाहिए कि एक ही लेवल पर प्रेशर भी क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हमारे पास आप देखोगे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, इन तीनों जगह जो है प्रेशर कैसा है, एक ही है, और इसके अंदर जो है वो आपको यहाँ पर मरकरी भरा हुआ मिलेगा। अब इस मरकरी कॉलम की हाइट कितनी है, मान लो ये हाइट है कितनी, h। अब ये स्केल देकर हम बता देंगे, मैंने कहा ना इस पर स्केल बना होता है, उस स्केल से हम बता देंगे कि ये हाइट जो है बेसिकली होती कितनी है। और ध्यान रखना यहाँ पर जो है ना ये है भैया अपने पास वैक्यूम, ठीक है, यहाँ पर वैक्यूम होता है, यहाँ पर कोई गैस नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने फॉल्टी बैरोमीटर की बात करी थी जिससे हम गैस का प्रेशर मेजर करते हैं, तो बेसिकली जो है वो अगर यहाँ पर कोई गैस ट्रैप हो गई तो वो बैरोमीटर उस केस में कैसा हो जाएगा, फॉल्टी हो जाएगा। तो हमें तो जो है यहाँ पर क्या लेना है, वैक्यूम लेना है। और अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, मुझे ये बताना यहाँ पर कौन सा प्रेशर लगेगा, यहाँ पर प्रेशर लगेगा भैया जी P atm, ठीक है, यहाँ पर भी कौन सा प्रेशर लगेगा, P atm। मुझे बताओ कि अगर जो है यहाँ पर प्रेशर P atm लगेगा तो इस P atm का इंपैक्ट बैरोमीटर में किधर आएगा, ऊपर की तरफ। मैं इसको अगर यहाँ दबाता हूं तो बैरोमीटर का जो मरकरी कॉलम है ये किधर खिसकेगा, ऊपर की तरफ, और भैया इसी प्रेशर की वजह से ये मरकरी कॉलम की हाइट है। अब देखो जी क्या होगा कि मान लो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना ये है अपने पास A, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है। अब देखो एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड, ठीक है, कोई भी सॉलिड जो है वो प्रेशर लगाता है या फोर्स लगाता है अपने मास की वजह से, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई सॉलिड ब्लॉक है मान लो, अब इस ब्लॉक का जो मास या फोर्स जो है नीचे की तरफ जो लगता है वो F इक्वल टू कितना लगता है, mg के इक्वल फोर्स लगता है नीचे की तरफ। तो किसी भी सॉलिड का जो फोर्स होता है वो होता है बेसिकली इसके मास की वजह से। ठीक ऐसे ही किसी लिक्विड का जो फोर्स होता है ना, या लिक्विड का जो प्रेशर लगता है वो लगता है इसकी हाइट की वजह से। लिक्विड का प्रेशर लगेगा हाइट की वजह से, सॉलिड का प्रेशर लगेगा किसकी वजह से, मास की वजह से। और ऐसे ही गैस का प्रेशर, अगर कोई गैस है तो गैस का प्रेशर क्यों लगता है, ये हम केटीजी में पढ़ेंगे आगे कि गैस है लगातार जो कंटेनर की दीवार से टकराती रहती है और उसी कोलिजन की वजह से गैस का प्रेशर लगता है। तो सॉलिड का प्रेशर होता है मास की वजह से, लिक्विड का प्रेशर होता है हाइट की वजह से। तो ये जो हाइट है ना
इसकी वजह से बेसिकली इस पॉइंट पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, और हमें उसी प्रेशर का मेजरमेंट करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फॉर्म में। तो भैया इस हाइट की वजह से जो है लिक्विड का प्रेशर लगेगा। ठीक है, अब देखना जरा कि हमें तो क्या करना है, हमें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट करना है, और वो हम कैसे करेंगे, वो हम इसी से करेंगे। मान लो कि कंडीशन ऐसी है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, a, इसकी हाइट कितनी है, h है। ये जो मरकरी कॉलम आप देख रहे हो, ठीक है, इस मरकरी कॉलम को जो है मैं बाहर निकाल देता हूं। ये जो मरकरी कॉलम जो है कुछ ऐसा है अपने पास, ये मरकरी कॉलम है, इसकी हाइट जो है कितनी है, इसकी हाइट है भैया जी h, ठीक, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ये है a, ठीक है। इसका एफबीडी बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो एक तरीके से। मुझे बताओ नीचे की तरफ तो इस कॉलम पर कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ तो लगेगा वही F इक्वल टू कितना, mg, है ना, कि मास ऑफ दिस कॉलम, और g क्या है अपने पास एक तरीके से ग्रेविटी, तो F इक्वल टू mg, नीचे की तरफ तो ये फोर्स लगेगा। फिर भैया देखो कि मैंने अभी ये कहा, अच्छा नीचे की तरफ ये फोर्स लग रहा है, और मैंने अभी आपको ये कहा कि ये जो प्रेशर है P ATM, इसका इंपैक्ट किधर आएगा, इसका इंपैक्ट आएगा ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जो है ना वो इस पर एक फोर्स लग रहा है, और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है भैया पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है उसी को प्रेशर बोलते हैं। तो यहां पर बेसिकली जो है वो प्रेशर लग रहा है ऊपर की तरफ P ATM, तो यहां पर फोर्स जो लगेगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा P ATM इंटू कितना, एरिया। भैया जी ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, है ना, कि यहां से जो P ATM लग रहा है, तो P ATM वास्तव में इधर जो डायरेक्शन क्या होगी P ATM की, ऊपर की तरफ होगी, और ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, या फिर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। और भैया देखो क्या होगा कि जैसे ही आप इसको खुला छोड़ोगे तो लिक्विड कॉलम की हाइट जो है ना वो इतनी क्या रह जाएगी, कांस्टेंट रह जाएगी, हाइट चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब ये दोनों जो है फोर्स क्या है, इक्वल है ना। तो एक को मैं बोल देता हूं मान लो F डैश, एक को मैं बोल देता हूं F, तो F डैश और F ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहां से मैं बोलूंगा देखो जी mg इज इक्वल टू क्या, P ATM इनटू क्या, एरिया। ठीक, अब ध्यान से देखो कि हमने यहाँ पर जो है वो क्या काम में लिया, मरकरी काम में लिया है, तो डेंसिटी ऑफ Hg इज इक्वल टू मैं बोलूंगा मास ऑफ Hg इनटू वॉल्यूम ऑफ Hg, ऐसा बोल सकते हैं। तो भैया देखो मास ऑफ मरकरी कॉलम, तो ये हमारे पास आ गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, कि भाई इस मरकरी कॉलम का मास कितना आ गया, तो डेंसिटी हमें पता है 13.6 इनटू वॉल्यूम। अब यार इस कॉलम का वॉल्यूम कैसे निकालूं, तो ये कॉलम है और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, सरफेस एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू क्या कर दो, हाइट, ठीक है। तो ये वॉल्यूम अपने पास आ जाएगा A इनटू कितना, H, तो हमारे पास मास आ गया Hg कॉलम का कितना, D इनटू A इनटू H, ठीक है। तो मास हमारे पास आ गया मरकरी कॉलम का कितना, D डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू कितना, H हाइट क्या है, मरकरी कॉलम की हाइट है जो कि हमें यहां से पता चल जाती है। तो मैं दोनों को इक्वल कर देता हूं, यहां पर m की जगह जो है मैं लिखूंगा कितना, D इनटू A इनटू H इनटू G इज इक्वल टू P ATM इनटू क्या, A से A क्या हो गया, कैंसिल। तो ध्यान से देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास आ गया DHG, है ना, या फिर देखो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, है ना, कि इफ डेंसिटी को हम रो से इंडिकेट करें, है ना, तो ये हमारे पास P ATM निकल के आ गया कितना, रो Hg, और ये रो से मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपके फिजिक्स में जो है जनरली डेंसिटी को रो से इंडिकेट करते हैं, तो इसलिए जो है ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, तो फॉर्मूला वही है जो फिजिक्स में पढ़ते हो, रो Hg। तो भैया कोई भी लिक्विड कॉलम जो है ना वो, अच्छा अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि इफ P ATM इज 1, है ना, कि भाई मुझे ये बताओ इसको खुले में छोड़ दोगे, इस पर कितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा, एक एटमॉस्फेयर, अर्थ के पास एक ही एटमॉस्फेयर है, तो यहां पर जो प्रेशर लगेगा ये एक एटीएम के इक्वल होगा। तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है कि जब ये प्रेशर एक एटीएम के इक्वल होता है तो ये मरकरी कॉलम की हाइट यहां पर मिलती है आपको 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यानी कि मैं बोलूंगा P ATM अगर 1 है तो H की वैल्यू मिलती है कितनी, 76 सेंटीमीटर। मरकरी कॉलम की हाइट जो कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि 1 ATM इक्वल टू मरकरी कॉलम में कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये लो, या फिर आप बोल दो 1 ATM इक्वल टू कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg, ये ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि एक एटीएम 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के इक्वल होता है, क्योंकि जब बैरोमीटर को हम खुला छोड़ते हैं तो यहाँ पर प्रेशर लगता है कितना, 1 एटीएम, और 1 एटीएम प्रेशर लगता है तो हम बोलेंगे कि हाइट कितनी मिलेगी एक्सपेरिमेंटली, 76 सेंटीमीटर Hg मिलेगी, ठीक है। अब देखो
कि मैं ये बोल रहा था कि कोई भी लिक्विड कॉलम है ना, कोई भी लिक्विड कॉलम अगर जो है मान लो यहां पर वैक्यूम है तो उस केस में हमेशा रो एच जी या रो जी एच के इक्वल प्रेशर लगाता है। यहां पर मैं लिख देता हूं प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड कॉलम ड्यू टू हाइट, तो ये होगा कितना, रो एच जी। ये ध्यान रखना, किसी भी लिक्विड कॉलम का इसकी हाइट की वजह से, अभी कहा ना कि कोई भी लिक्विड कॉलम या लिक्विड जो होता है वो अपनी हाइट की वजह से प्रेशर अप्लाई करता है, और सॉलिड अपने मास की वजह से, गैस से जो है वो कंटेनर की दीवार से टकराने की वजह से प्रेशर अप्लाई करती है। तो प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड कॉलम ड्यू टू हाइट, हाइट की वजह से कितना होगा, रो जी एच, इतना प्रेशर लगेगा। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखो जरा कि ये तो हमने प्रेशर का मेजरमेंट कर दिया किससे, बैरोमीटर से। अभी अपना ये सवाल है कि सर यहाँ पर डेंसिटी जो है ना, आपने मरकरी लिया है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। आप खुद सोचो कि हमारे पास P इक्वल टू कितना आया, रो एच जी, ठीक है। और यहाँ H और रो ये दोनों डेंसिटी और हाइट ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी लिक्विड की, आपको हाइट जो है ना, कॉलम की हाइट उतनी ही कम लेनी पड़ेगी। और कॉलम की हाइट कम मतलब डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये कॉलम की हाइट क्या मिलेगी, कम मिलेगी। और भाई कॉलम की हाइट कम मिल रही है तो आपको बैरोमीटर ट्यूब की हाइट भी क्या लेनी पड़ेगी, कम लेनी पड़ेगी। अब मान लो आपने कोई ऐसा लिक्विड ले लिया जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम है, और डेंसिटी कम है तो आपको इस लिक्विड के कॉलम की हाइट ज्यादा मिलेगी, ज्यादा मिलेगी तो बैरोमीटर ट्यूब की लेंथ भी क्या लेनी पड़ेगी, ज्यादा लेनी पड़ेगी। इसी का एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसको ऐसा नहीं समझ में आएगा, ये एग्जांपल समझ में आएगा। देखो जरा एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्या ऐसा है, ठीक है, कि इफ वाटर इज यूज्ड इन बैरोमीटर, if water is used in barometer, then calculate the minimum length of barometer tube, ठीक है। अगर जो है वो हम पानी काम में लेते हैं बैरोमीटर में, ठीक है, मान लो कि किसी ने कहा कि सर हम तो पानी लेंगे, कोई बात नहीं भाई पानी ले लो, ठीक है, आप पानी के साथ भी जो है काम कर सकते हो, लेकिन उस केस में कम से कम बैरोमीटर ट्यूब की लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी। तो आप सोचो जरा कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या, रो जी एच, ठीक है। वही प्रेशर तो जो है कितना लगेगा, 1 atm लगेगा। हाइट आपको कैलकुलेट करनी है और आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml बोल दो, या फिर आप जो है इसको बोल सकते हो 1 kg पर लीटर, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कितना, एक तरीके से 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, तीनों एक ही चीज है, डेंसिटी ऑफ वाटर इतना होता है। अब प्रेशर हमारे पास जो कितना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 atm अप्रोक्स जो है वो इक्वल होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ये तो आया प्रेशर 10⁵, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होता ही रहेगा, है ना, कि आपने जो बस पानी भरा है तो साइड में तो प्रेशर 1 atm ही लगना है, तो 10⁵ और ये आ गया कितना 1000, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। यूनिट सिस्टम का विशेष ध्यान में रखना है, जी की वैल्यू कितनी 10 और ये आया क्या h, तो भैया ये 10⁴ से ये कैंसिल, h इक्वल टू आ गया कितना 10 मीटर। ये लो जी कर दो काम, है कि भाई अगर आपने पानी भरा ना तो जो ग्लास की ट्यूब बना वो आपको 10 मीटर लंबी लेनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ कि 10 मीटर लंबी, क्योंकि आपको जो है वाटर कॉलम की हाइट कितनी मिलेगी, 10 मीटर की, 1 atm लोगे तो 10 मीटर की हाइट मिलेगी वाटर कॉलम की। अब मुझे बताओ क्या ये चीज कन्वीनियंट है क्या, कि 10 मीटर लंबी बैरोमीटर ट्यूब लेना कन्वीनियंट है क्या, नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि डेंसिटी आप जितनी ज्यादा लोगे ना लिक्विड की, आपको जो है वो कॉलम की हाइट उतनी ही कम लेनी पड़ेगी, और कॉलम की हाइट अगर कम लेंगे तो आसानी से जो है वो हम एक्सपेरिमेंट या जो भी अपना प्रेशर मेजरमेंट है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी कि मरकरी लेने का क्या कारण है, बैरोमीटर ट्यूब में हम हमेशा मरकरी ही काम में क्यों लेते हैं। समझ में आती, आगे बढ़े तो देखो सर कि ये है भैया बैरोमीटर। अब एक होता है फॉल्टी बैरोमीटर, उसको भी हम पढ़ते हैं, और ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना
वो आप ये मान के चलो कि 40 बैरोमीटर से ही पूछे जाते हैं। देखिएगा, हाँ जी, 40 बैरोमीटर। फॉल्टी बैरोमीटर, ठीक है। देखो जी कि फॉल्टी बैरोमीटर जो है वो क्या होता है कि वही हमारे पास जो है वो एक कंटेनर है, इसके अंदर मरकरी भरा है, ठीक है, और मरकरी भरा है और इसके अंदर जो हमने ये बैरोमीटर ट्यूब रख दी, मरकरी कॉलम है, ठीक है, और यहाँ पर जो है इस बार कोई गैस ट्रैप होगी, ठीक। तो अब ये बैरोमीटर कैसा है, फॉल्टी बैरोमीटर है और इट इज यूज्ड to measure the pressure of gas, ठीक है। ये हम क्या करते हैं भैया, प्रेशर, गैस का प्रेशर जो है, जो भी यहाँ पर गैस ट्रैप है उसका प्रेशर मेजर करने के लिए काम में लेते हैं फॉल्टी बैरोमीटर। अब इसमें करेंगे क्या, बहुत ही सीधा सा काम, हमें तो जो है वो क्या करना है, इस कॉलम को बाहर निकाल के इसका एफबीडी बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे कि यहाँ पर जो है ना इन पॉइंट पर इधर तो क्या लगेगा P ATM, इधर क्या लगेगा P ATM, ठीक है, और इसका इंपैक्ट इसमें किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो आप देखो इसकी हाइट मान लो h, ठीक है, इसको बाहर निकाल लो तो h हाइट, ठीक है, मरकरी कॉलम है। और ध्यान रखना मरकरी कॉलम की जो हाइट होती है वो ही क्या होता है, प्रेशर होता है, क्योंकि लिक्विड का प्रेशर उसकी हाइट की वजह से लगता है। कि जैसे जो है वो मान लो मरकरी कॉलम की हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, तो वहां पर या 10 सेंटीमीटर है तो प्रेशर हो गया 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मरकरी कॉलम की हाइट आपको 50 सेंटीमीटर मिल रही है तो प्रेशर हो गया 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसको आप एटीएम में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, 760 डिवाइड करके, या जो भी अपने पास एक तरीके से फिगर होता है उससे डिवाइड करके आप जो एटीएम में कन्वर्ट कर सकते हो। मरकरी कॉलम की जितनी हाइट होगी वो ही उसका क्या होगा, प्रेशर होगा। क्लियर है। तो इसकी हाइट जो है मरकरी कॉलम की h है, तो यहाँ पर इसका प्रेशर कितना हो गया मरकरी कॉलम का, h सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। अब देखो कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आप देखना कि इधर P ATM लगा तो इंपैक्ट किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पर P ATM तो लग रहा है किधर, ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ मुझे बताओ ये गैस जो है ना ये भी तो इस पर प्रेशर लगाएगी, गैस प्रेशर कहां लगाएगी, नीचे की तरफ लगाएगी, तो गैस का प्रेशर लगेगा P, गैस किधर, नीचे की तरफ, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इस मरकरी कॉलम का खुद का जो प्रेशर होगा वो भी किधर लगेगा, नीचे लगेगा, तो इधर जो है मैं बोलूंगा PHG किधर लगेगा, नीचे की तरफ। अब भैया देखो इन सारे प्रेशर को आप फोर्स में कन्वर्ट कर दो, फोर्स जो है वो प्रेशर इक्वल टू, अभी बताया था फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। और हमें पता है कि हम जो है फोर्स को बैलेंस करते हैं, सारे फोर्स जो एक ही डायरेक्शन में उनको ऐड कर दो और जो अपोजिट डायरेक्शन में उसके इक्वल कर दो, तो एरिया तो क्या हो जाएगा सब में कैंसिल। तो मैं डायरेक्टली जो है ये इक्वेशन लिख सकता हूं, देखो जरा कि P ATM इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या, P गैस प्लस PHG। ये लो जी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। और जो हमारा PHG है ना ये किसके इक्वल है, ये है किसके, H के इक्वल। मैंने कहा ना कि मरकरी कॉलम की जो हाइट होती है वो ही उसका क्या होता है, प्रेशर होता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। P ATM की वैल्यू हमें पता है कितनी, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसकी वैल्यू जो है वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी और यहाँ से हम P गैस निकाल सकते हैं। इसको क्या करते हो, P गैस हमें कैलकुलेट करना था ना, तो P गैस इक्वल टू आ गया क्या, P ATM माइनस PH। ये हमारे पास गैस का प्रेशर आ गया। ये होता है फॉल्टी बैरोमीटर। तो फॉल्टी बैरोमीटर को हम क्या काम में लेते हैं, इसको हम काम में लेते हैं टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे एक सिंपल सा काम है कि आपको मैंने ये दे दिया कि ये एक बैरोमीटर ट्यूब है, ठीक है, और इस ट्यूब में जो यहाँ पर जो है वो बेसिकली ये मरकरी है। मरकरी कॉलम की हाइट मैंने दे दी मान लो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर एक गैस है, ठीक है। मैंने बोल दिया कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस। देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, बस इस मरकरी कॉलम को बाहर निकालो, इसका एफबीडी बना लो प्रेशर के टर्म में और ये काम कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे एक और मैं इसके साथ लिख देता हूं, एक मान लो ऐसा ही है सेम ही, ये बैरोमीटर ट्यूब है, इस बार इसको उल्टा कर दिया, यहाँ पर जो है मरकरी कॉलम है, ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर गैस है और वही आपको बोल दिया P गैस क्या होगा, ठीक है।
एक जो है वो मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है, कि भाई इसी को हमें काम करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ग्राउंड से मान लो ये जो है 60 डिग्री के एंगल पर हमने जो है इसको रख दिया बैरोमीटर ट्यूब को, और यहाँ पर जो है वो इस बार जो है वो ये मरकरी कॉलम हो गया, वही मान लो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर है गैस, और आपको पूछ लिया पी गैस, ठीक है। क्या होगा, ये तीन चीजें होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों ही केस में जो एक तरीके से गैस का प्रेशर बताना है। बहुत ही आसान सा काम, मैंने कहा ना आपको तो केवल क्या करना है, एफबीडी बनाना है। तो मैं एफबीडी बनाऊंगा, देखिएगा, इसको मिटा रहा हूं। अरे ये तो हमें सॉल्व करना था ना, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है वो हमें पी गैस कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा डायग्राम है, ये गैस है, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला है ना, मैं पहला बता रहा हूं, आप पहला बताऊं तो आप जो पोस्ट करके वीडियो को दूसरा और तीसरा आप खुद करना। तो फर्स्ट वाला ऐसा है कि भाई मैंने कहा कि आपको एफबीडी बनाना है। ये मरकरी कॉलम है अपने पास, इसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर गैस ट्रैप है, तो इसको बाहर निकाल दो, ये बाहर निकाल लिया। हाइट है कितनी, 10 सेंटीमीटर। मुझे बताओ ये गैस जो है ना, ये किधर लगाएगी प्रेशर, गैस तो लगाएगी ऊपर की तरफ, तो इधर ऊपर लगेगा क्या, पी गैस। आप यहाँ पर ऐसे करके पी गैस बना सकते हो। ऊपर से क्या लगेगा, ऊपर से टेस्ट ट्यूब खुली है, तो मुझे बताओ खुले पॉइंट पर हमेशा कौन सा प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। तो ऊपर से लगेगा भैया हमारे पास क्या, पी एटीएम, ठीक है। नीचे से लगेगा पी गैस, और मुझे बता दो इसका खुद का कॉलम का प्रेशर किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो मैं बोलूंगा ये लगेगा पी एच जी। जो भी एक डायरेक्शन में उनको ऐड कर दो, जो अपोजिट डायरेक्शन में उनको माइनस कर दो। मैं क्या बोलूंगा, देखना जरा, पी गैस इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस पी एच जी। ये हो गया। तो भैया पी एटीएम मुझे बता दो मरकरी के टर्म में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 76। तो ये तो हो गया 76, और पी एच जी जितनी इसकी हाइट है वही क्या है, प्रेशर है। तो मेरे पास यहाँ पर गैस का प्रेशर आ गया 86 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। आप चाहो तो इसको एटीएम में कन्वर्ट कर सकते हो, 76 डिवाइड बाय कितना, 86 डिवाइड बाय कितना, 76, ये एटीएम में आ जाएगा। तो ये हमारे पास गैस का प्रेशर है। अब आप वीडियो पोस्ट करो, सेकंड और थर्ड का आंसर बताओ। देखो जी, सेकंड वाला जो है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ऐसा है, ये टेस्ट ट्यूब है, उल्टा कर रखा है, और यहाँ पर जो है हमने 10 सेंटीमीटर का कॉलम भर रखा है, ये 10 सेंटीमीटर। ये जो है वो क्या है, अपने पास गैस है, ठीक। तो वही इसको बाहर निकालो, और बाहर निकाल के जो है हमने कॉलम को बाहर निकाला। मुझे बताओ कहाँ कौन कौन सा प्रेशर लगेगा, गैस प्रेशर लगाएगी, किधर लगाएगी, नीचे की तरफ। तो ऊपर से तो लगेगा पी गैस, ठीक है। और इसका जो है वो नीचे से जो इस बार खुला है, तो नीचे से कौन सा प्रेशर लगेगा, पी एटीएम। तो इधर से लगेगा कौन सा, पी एटीएम। और इसका खुद का कॉलम का प्रेशर किधर लगेगा, नीचे की तरफ होगा। तो पी एच जी जो हो किधर है, नीचे की तरफ है। तो अब यहाँ पर जो हम काम करते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में उनको ऐड कर दो, बाकी को माइनस कर दो, है ना। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर देखो कौन कौन ऐड होगा, पी एच जी प्लस पी गैस। मैं ऐसा लिखूंगा, पी एच जी प्लस पी गैस इज इक्वल टू कितना, पी एटीएम। तो हमें तो पी गैस निकालना था, तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू पी एटीएम माइनस पी एच जी। तो पी एटीएम तो कितना है, 76, पी एच जी कितना है, 10। तो ये आ गया 66 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। यानी यहाँ पर गैस का प्रेशर कितना, 66 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। आप चाहो तो इसको एटीएम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये है भैया अपने पास बैरोमीटर, क्लियर है। तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला हमारे पास ऐसा है, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो भैया थर्ड वाला जो है वो ऐसा है कि एक इंक्लाइन आपने इस बार इसको कर दिया, जो भी बैरोमीटर ट्यूब थी उसको टेढ़ा कर दिया और 60 के एंगल पर रख दिया, है ना। अब ये हमारे पास जो है वो मरकरी कॉलम है, ठीक है। इसकी हाइट जो है ना, ये हाइट आपको दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप सोचो जरा कि हमें ये पता है कि इधर से तो क्या लगेगा, पी एटीएम ओपन एंड, ठीक है। यहां गैस है तो इधर से लगेगा क्या, पी गैस, ठीक है। अब इसका खुद का जो है प्रेशर, मरकरी कॉलम का खुद का भी तो प्रेशर होगा, वो किधर लगेगा, वो तो परपेंडिकुलर लगेगा नीचे की तरफ। तो मैं बोलूंगा पी एच जी लगेगा किधर, नीचे की तरफ। अब यार ये तो गड़बड़ हो गई,
है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। तो एक तो कंपोनेंट इधर आएगा इसके, और दूसरा वाला इसके परपेंडिकुलर इस तरफ आएगा। तो ये तो हमारे पास हो गया कौन सा, पी एच जी cos 60, और ये हो गया अपने पास कौन सा, पी एच जी sin 60। क्लियर है। कंपोनेंट करने जो आपने फिजिक्स में एफबीडी बनाना सीखा होगा। तो अब देखो जरा कि आपको बहुत ही सीधा सा काम करना है। तो जो एक डायरेक्शन में उनको ऐड कर दो। तो एक डायरेक्शन में हमारे पास पी एटीएम, और मैं बोलूंगा कि पी एटीएम प्लस पी एच जी साइन 60 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या आएगा हमारे पास, दूसरी तरफ आएगा भैया पी गैस, यही होगा। तो हमें तो ये कैलकुलेट करना था। तो ये तो कितना है 76, और पी एच जी कितना है 10, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 बाई कितना 2, है ना। तो इसको सॉल्व कर दो, यही हमारे पास क्या है, गैस का प्रेशर है। तो इस तरीके से बैरोमीटर ट्यूब से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है भैया बैरोमीटर से, है ना। देखो जरा कि अगर जो है वो आपको क्या करेगा, बैरोमीटर में एक साथ 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड भर दे, ठीक है। If 2 or more than 2 liquids are present in barometer tube, तो उस केस में हम गैस का प्रेशर कैसे मेजर करेंगे। देखिएगा, कंडीशन है कि if 2 or more than 2 liquids are present in barometer tube, ठीक है। कि अगर बैरोमीटर ट्यूब में 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड प्रेजेंट हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ऐसा है कि भैया यहां तो है गैस, मान लो यहां पर है कोई लिक्विड ए, ठीक है, और इसकी हाइट आपको दे दी कितनी, मान लो h1। क्लियर है बात। फिर इसके बाद में ये हो गया भैया कोई लिक्विड बी, लिक्विड बी, और इसकी हाइट दे दी मान लो h2, ठीक है। फिर इसके बाद में ये अगेन आ गया कोई लिक्विड सी, और इसकी हाइट आपको दे दी कितनी h3, ठीक है, और यहां पर है गैस। अब आपको बोल दिया कि इसके लिए आपको इक्वेशन बनानी है, और गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए आपको इक्वेशन बनानी है। बहुत ही सीधा सा था। हमें क्या करना है, देखो ये लिक्विड जो है वो मरकरी हो भी सकता, जैसे ए मान लो मरकरी है, बी कोई और है, सी अगेन मरकरी आ गया, या सी कोई और आ गया। 3 लिक्विड है, तीनों अलग अलग है, या तीनों में से एक भी मरकरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो क्या करोगे, इनमें से अगर कोई मरकरी नहीं है तो आप ये सोचो कि इस लिक्विड को हटा के हमें जो है इसकी जगह मरकरी भरना है। लेकिन भैया जी इस लिक्विड का जितना प्रेशर लग रहा है ना, आपको उतना ही मरकरी भरना है। मान लो इसका प्रेशर जो वो लग रहा है 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg के इक्वल, तो आप लिक्विड उतना ही भरोगे, मरकरी उतना ही भरोगे जितना की मरकरी कॉलम जो 10 सेंटीमीटर। आप ये समझो कि मान लो ये वाला केवल ए जो है वो ए के टीएम प्रेशर लगा रहा है, तो आप जो है वो ए को हटा के कितना मरकरी भरोगे, तो ए को हटा के मैं 76 सेंटीमीटर Hg भर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है 76 सेंटीमीटर Hg जब होगा तो प्रेशर कितना लगेगा, 1 atm लगेगा। तो आपको इन लिक्विड को हटा के उतना ही मरकरी भरना है जितना बेसिकली जो है वो यहाँ पर ये वाला लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। आपको जो ये मान के चलना है, इन लिक्विड को हम क्या करेंगे, मरकरी से रिप्लेस कर देंगे। हालांकि जो है वो ये निकालने का तरीका दूसरा भी है, ठीक है। यहां पर अगर आप गैस का प्रेशर निकालना चाहते हो ना, तो इसका एक तरीका ये भी है, देखो मैं बता देता हूं। मुझे बता दो प्रेशर अप्लाइड, ठीक है, बाय एनी लिक्विड कॉलम, लिक्विड, ये कितना होता है, ये होता है भैया ρgh, इतना ही होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ प्रेशर अप्लाइड बाय ए, ये कितना होगा ρagh1, प्रेशर अप्लाइड बाय बी ρbgh2, प्रेशर अप्लाइड बाय सी ρcgh3, यही होगा। और मुझे बता दो कि टोटल प्रेशर कितना हो गया इनका, Pa प्लस Pb प्लस Pc, यानी यहाँ टोटल प्रेशर ये मिलके कितना लगा रहे हैं, P टोटल। तो ये हो गया अपने पास Pa प्लस Pb प्लस Pc, ये है। अब देखो जी, आपको जो सिंपल सा क्या करना है, एफबीडी बना लो। एफबीडी बनाओगे तो ऊपर से तो क्या लगेगा, P atm लगेगा,
और नीचे से क्या लगेगा, P गैस लगेगा, और इसका खुद का कॉलम का प्रेशर किधर लगेगा, P कॉलम, ये नीचे की तरफ, ऐसा होगा, है ना, या P कॉलम या बोल दो P टोटल, तो ये P कॉलम, ठीक है, ये इक्वल है किसके, P टोटल के। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी भैया जी P एटीएम, ठीक है, प्लस Pt इज इक्वल टू किसके, P गैस की इक्वल है, ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो P एटीएम, ध्यान रखना यहाँ यूनिट का बहुत विशेष ध्यान में रखना है कि भाई रो की वैल्यू जो है वो आपको मान लो केजी पर मीटर क्यूब में दे रखी है, जी की वैल्यू हमारे पास मीटर में, एच भी मीटर में होना चाहिए, तो यहाँ पर P एटीएम रखोगे कितना, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और गैस का जो प्रेशर आएगा ये भी न्यूटन पर मीटर में आएगा, तो P एटीएम, ये लो P एटीएम प्लस P टोटल की जगह में लिख देता हूं क्या, रो A H1 प्लस रो B H2 प्लस रो C H3, और सब में G क्या आ गया, कॉमन आ गया, ये हमारे पास B गैस। एक तो ये तरीका है। अब भाई इस तरीके में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, आप देखो कि इसको कन्वर्ट करो, यूनिट में भी मिस्टेक होने के चांसेस है, ये है मेथड फर्स्ट। हम कभी भी इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। जो मैंने अभी कहा, हम एक काम करते हैं, इन सारे के सारे लिक्विड को मरकरी से रिप्लेस कर देते हैं, है ना, कि भाई मैं ये चेक कर देता हूं कि यार ये लिक्विड जो है ना, अभी इसकी हाइट h1 है, तो मैं इसमें कितना मरकरी भरूं कि जो है वो सेम, जितना प्रेशर लिक्विड ए लगा रहा उतना ही प्रेशर उस मरकरी का लगे, मैं इसमें कितना लिक्विड भरूं, और मैं जो इसको जो मरकरी के टर्म में एक तरीके से कन्वर्ट कर लेता हूं कि यार यहाँ मरकरी होता तो यहाँ पर उसकी हाइट कितनी मिलती। तो आप देखना जरा कि भाई इफ, सेकंड मेथड है, मेथड सेकंड, if all liquids are replaced by Hg, ठीक है भैया, सारे के सारे लिक्विड जो Hg से रिप्लेस कर दिए, मुझे ये बताना Hg से रिप्लेस करोगे तो जितना प्रेशर ये लिक्विड लगा रहा है उतना ही प्रेशर Hg लगाएगा, प्रेशर तो दोनों का सेम होगा ना, तो प्रेशर दोनों का सेम होगा तो मैं बोलूंगा देखो प्रेशर ऑफ Hg इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ लिक्विड, और प्रेशर जो है, प्रेशर किसी भी लिक्विड कॉलम का प्रेशर होता है कितना, रो जी एच, तो यहां पर मैं लिखूंगा रो एच जी, जी इंटू एच, एच जी इक्वल टू रो लिक्विड, जी इंटू एच लिक्विड, जी से जी कैंसिल हुआ, रो एच जी, एच एच जी इक्वल टू रो लिक्विड और एच लिक्विड, ये लो जी। इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, पहले जो है वो मरकरी के टर्म में हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। हम ये मान लेंगे कि भैया यहाँ पर जो अगर H1 है तो अगर यहाँ मरकरी होता तो हाइट कितनी होती, ठीक है, तो मरकरी के टर्म में हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर सारी हाइट को ऐड कर लेंगे, और जो अभी हमने तरीका बताया था एफबीडी बना के, वैसे हम क्या करेंगे, प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। मुझे पता है ये चीज थोड़ी सी आपकी कम समझ में आ रही है, मैं अभी बता देता हूँ, इसको एग्जांपल लेंगे तो चीजें बहुत आसान लगेगी। रो 1, इसको जो ऐसे भी बोलते हैं, रो 1 H1 इक्वल टू रो 2 H2, ठीक है, इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो भैया देखो इसी पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से जो है ना ये चीज बहुत ही आसान सी हो जाएगी, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। मेथड 1 मेथड 2 आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं। देखो कि जैसे सेम एग्जांपल है, ठीक है, सेम एग्जांपल, लिक्विड ए लिक्विड बी सब कुछ सेम है ना, और कंडीशन ऐसी है, आपको हाइट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड ए की हाइट दे दी मान लो 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट आपको दे दी 8 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट आपको दे दी मान लो 20 सेंटीमीटर, ये हाइट की वैल्यू, ठीक है। डेंसिटी भी हमें चाहिए, तो आपको दे दिया डेंसिटी ऑफ ए, ये 1.36 सेंटीमीटर या 1.36 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे दिया। फिर लिक्विड बी, ये आपको दे दिया भैया डेंसिटी ऑफ बी 0.78, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपको लिक्विड सी, इसकी डेंसिटी दे दी मान लो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब देखो कि हम एक काम करते हैं, सेकंड मेथड से ही हमें सॉल्व करना है, वही आपको जो क्या करना है, पी गैस कैलकुलेट करना है, पी गैस, व्हाट विल बी पी गैस। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सारे के सारे लिक्विड को हम ये जो है वो बोल देते हैं कि भाई एक को हटाऊंगा, तो यहाँ अगर मरकरी भरूंगा तो 10 सेंटीमीटर की जगह आपको कितनी हाइट मिलेगी, देखना जरा कि अगर यहाँ मरकरी होता तो 10 की जगह कितनी हाइट मिलती। तो मैं यूं बोलूंगा, देखो रो एच जी, एच एच जी
इक्वल टू रो ए और एच ए, ठीक है। तो रो एच जी होता है कितना 13.6, एच एच जी इक्वल टू रो ए, इसकी डेंसिटी कितनी है 1.36, और ए के टर्म में हाइट कितनी है, ए के टर्म में हाइट है कितनी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखो कि ये तो हुआ कैंसिल हुआ, तो एच एच जी मिलेगा कितना 1 सेंटीमीटर। कि भाई जो काम लिक्विड ए का 10 सेंटीमीटर कर रहा है वही काम मरकरी का 1 सेंटीमीटर कर देगा। तो इस केस में जो आपको हाइट कितनी मिलेगी 1 सेंटीमीटर। फिर हम बी को रिप्लेस कर देते हैं, तो अगेन बोलूंगा रो एच एच जी इक्वल टू रो बी एच बी। रो एच जी कितना है, वही 13.6, एच एच जी ये मुझे कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.78 और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से एच एच जी ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.18 सेंटीमीटर। अगेन वही बात कि जो काम लिक्विड बी का 8 सेंटीमीटर कर रहा है वही काम जो है मरकरी का 2.18 सेंटीमीटर कर सकता है। फिर हम ऐसे ही सी को रिप्लेस कर देते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा रो एच एच जी इज इक्वल टू रो सी एच सी, ठीक है। तो यहां पर जो है रो एच जी हमारे पास वही 13.6, मरकरी कॉलम में हाइट हमें चेक करनी है, रो सी तो रो सी है कितना 7.8 और एच सी जो है वो कितना दे रखा है 20। यहां से सॉल्व करोगे एच एच जी ये आएगा 0.08 सेंटीमीटर। अगेन देखो कि जो काम इसका 20 सेंटीमीटर कर रहा है मरकरी का 0.08 सेंटीमीटर वो काम कर सकता है। अब देखो कि टोटल हाइट इन टर्म्स ऑफ मरकरी कॉलम है ना, टोटल हाइट ऑफ एच जी कॉलम, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगी कितनी 1 प्लस 2.18 प्लस 0.08, ठीक है। तो ये अप्रोक्स आएगा कितना 3.25 सेंटीमीटर, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर इन तीनों लिक्विड को हटा दूं और तीनों लिक्विड को हटा के यहां पर मरकरी भर दूं, ठीक है, तो हमें जो है यहां पर मरकरी कॉलम की हाइट ये कितनी मिलेगी 3.25 सेंटीमीटर मिलेगी। ये मरकरी कॉलम की हाइट मिल गई। और यहां पर क्या है, यहां पर गैस है, ऊपर से क्या आ रहा है पी एटीएम आ रहा है, इसका खुद का प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा, एफबीडी बनाते हैं। तो एफबीडी ये कहता है कि भैया जी नीचे तो लगेगा क्या पी एच जी, ऊपर की तरफ लगेगा क्या पी गैस, ऊपर से लगेगा क्या पी एटीएम। अब जो चीजें एक तरफ है उनको ऐड कर दो, तो पी गैस इज इक्वल टू क्या आएगा पी एटीएम प्लस पी एच जी। क्लियर है बात। तो यहाँ पर पी एटीएम तो कितना होता है 76 प्लस ये आया कितना 3.25, तो ये आ गया 79.25 सेंटीमीटर ऑफ एच। ये दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस, ये है गैस का प्रेशर। अब जिस भी यूनिट में पूछा आपको एटीएम में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, जिसमें भी पूछा है उसमें हम कन्वर्ट कर देंगे। तो भैया जी एक से ज्यादा लिक्विड भरे ना, तो आपको ये मानना है कि इस लिक्विड को हटा के मुझे इसमें क्या भरना है मरकरी भरना है। कितना मरकरी भरना है, उतना मरकरी भरना है कि जितना प्रेशर ये लिक्विड लगा रहा है मरकरी का प्रेशर भी उतना ही हो, है ना। आई होप ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। और ऐसे ही जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन करे थे ठीक वैसे ही अलग अलग लिक्विड भर के यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। अब देखो जी बैरोमीटर पर एक और कंसेप्ट है, वो भी हम पढ़ लेते हैं कि कई बार जो है ना बॉयल्स लॉ काम में लेते हुए आपको बैरोमीटर का कंसेप्ट दे देता है। देखो मैं एक चीज वापस से बता देता हूं कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया ये बेसिकली नीट में जो वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। और हाँ इससे पहले वाले जो बैरोमीटर के कंसेप्ट थे वो तो नीट के बच्चों को भी ध्यान में रखने हैं। तो अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो इसके आगे का टॉपिक कि मतलब मोर देन 2 लिक्विड, ये जो टॉपिक है ये आप स्किप कर सकते हैं। अब जो टॉपिक बताऊंगा ये भी केवल जेई के बच्चों के लिए, नीट के लिए नहीं है, ऐसी चीज नीट में नहीं आएगी। देखो क्या भाई, प्रॉब्लम्स ऑन बैरोमीटर यूजिंग बॉयल्स लॉ, ठीक है। कई बार जो है वो बॉयल्स लॉ को शामिल करते हुए आपको जो है एक तरीके से बैरोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है। देखिएगा हाँ भैया, तो देखो कि क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे पहले मैं इसको डायग्राम से आपको बता देता हूं कि एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और अभी इसका जो ओपन एंड है ना टेस्ट ट्यूब का वो हमारे पास है ऊपर की तरफ, यहां पर गैस ट्रैप है,
और गैस कॉलम की जो हाइट है ये है x1, ठीक है, ये गैस कॉलम की हाइट दे रखी है कितनी, x1। फिर जो है वो इसको क्या किया, टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दिया, ठीक है, और उल्टा कर दिया तो सीधी सी बात है कि मरकरी कॉलम जो किधर नीचे की तरफ आएगा, गैस कॉलम की हाइट क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब जो है कंडीशन ऐसी आ गई, ठीक है, ये तो हो गई गैस कॉलम की हाइट कितनी, x2, और इसको उल्टा कर दिया और दोनों ही केस में मरकरी कॉलम की हाइट यहां पर भी h है और यहां पर भी मरकरी कॉलम की हाइट कितनी है, h है, यानी मरकरी कॉलम की हाइट चेंज नहीं हुई, ठीक है, और वो ही गैस है सेम, ठीक। और आपको ये बोला है इस दौरान टेम्परेचर जो है क्या है, कांस्टेंट है। अब इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में आपको ऐसे लिख के देगा, ठीक है, ए गैस इज trapped between mercury column and close end of test tube if mouth of test tube is in upward direction, ठीक है, is in upward direction, then height of gas column is x1, ठीक। फिर आगे लिखा if test tube is inverted then height of gas column becomes x2, ठीक है। if temperature of surrounding and height of Hg column remains constant, then calculate the value of H in terms of P naught, x1 and x2, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि आपको जो है बेसिकली P नोट क्या है, P नोट है भैया P एटीएम, ये आपको दे रखा है क्या, P नोट, ठीक है, ये है P एटीएम के ऊपर से जो ओपन एंड है ना उधर से क्या लग रहा है P नोट, और आपको जो H की वैल्यू कैलकुलेट करनी x1 और x2 के टर्म में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा काम है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। आप सोचो जरा कि इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं कि पहले कंडीशन ऐसी है, ठीक है, अभी कंडीशन ऐसी है, यहां पर जो है वो हमारे पास गैस है और इसका जो है वो एक तरीके से हाइट है कितना, x1। अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और इसको उल्टा कर दिया, ठीक है, और यहां पर हाइट जो है वो कितना हो गया, x2 हो गया। भैया इसका हाइट तो सेम ही रहेगा, कॉलम का हाइट तो है ना, मान लो h है और आपको h की वैल्यू x1 x2 के टर्म में कैलकुलेट करनी है। अब मुझे बताओ एफबीडी बनाते हैं इसका, तो इसका मैं एफबीडी बनाऊंगा, इसको बाहर ले लो, ऊपर से तो लग रहा है क्या P नॉट, नीचे से क्या लग रहा है P गैस लग रहा है, ठीक है, और इसका खुद की हाइट कितनी है, h है, तो खुद का प्रेशर जो कितना PHG जो किधर लगेगा, नीचे की तरफ ही लगेगा, समझना बात को। तो मुझे बताओ यहाँ पर गैस का प्रेशर कितना होगा, तो यहाँ पर P गैस ये हो गया अपने पास क्या, P नॉट प्लस PHG किसके इक्वल है, H के इक्वल है, ये तो यहाँ पर गैस का प्रेशर है, ठीक है। फिर इधर देखो, इधर गैस का प्रेशर हम निकालते हैं, तो इसका एफबीडी बनाओ, वही बात क्या, खुद का PHG तो किधर लगेगा, नीचे, अब नीचे से जो लगेगा P नॉट, तो P नॉट इस बार लग रहा है ऊपर और ऊपर से लग रहा है P गैस, ठीक है। तो यहाँ पर P गैस कितना आया, यहाँ पर P गैस आया P नॉट माइनस H, है ना, कि PHG तो किसके इक्वल है, H के इक्वल, मरकरी कॉलम की जो हाइट होती है वही मरकरी कॉलम का क्या होता है, प्रेशर होता है। चलो भाई ठीक है, यानी पहले गैस का प्रेशर इतना था, बाद में गैस का प्रेशर इतना है, इसको मैं बोल देता हूं P1, इसको मैं बोल देता हूं कितना, P2।
अब बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमें पता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। तो P1 V1 इक्वल टू मैं लगाऊंगा क्या, P2 V2। ये कंसेप्ट लगाना है। हमारे पास P1 की वैल्यू आ गई, हमारे पास P2 की वैल्यू आ गई। अब V1 और V2 भी निकाल लेते हैं। तो भैया देखो जरा कि वॉल्यूम, मुझे बताओ ये वॉल्यूम किसका है, गैस का वॉल्यूम है ना, कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 में P तो होता है गैस का प्रेशर, V होता है गैस का वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो है वो गैस का प्रेशर तो आ गया, P1 V1 निकालते हैं। मुझे बताओ वॉल्यूम जो होता है वो कैसे निकालें, वो हम निकाल सकते हैं एरिया इनटू क्या, इनटू लेंथ। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि ये जो पूरा फ्लैट है, अगर मेंशन नहीं कर रखा तो हम इसको जो राउंड शेप नहीं लेंगे, पूरे को जो एक जैसा ही ले लेते हैं। तो एरिया तो है, मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A और जो लेंथ कितनी है x1 है। ठीक है, फिर दूसरी तरफ जो V2, तो एरिया तो कितना है वही A और यहाँ लेंथ कितनी है x2 है। अब लगा दूसरा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 की वैल्यू है P0 प्लस H, ये है कितना A इंटू x1, यह है P0 माइनस H, यह है A इंटू कितना x2। ठीक है, तो एरिया तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो P0 x1 प्लस H x1 P0 x2 माइनस H x2। हमें H की वैल्यू निकालनी है, तो भैया H x1 H x2 को एक तरफ कर दो, बाकी दूसरे एक तरफ कर दो। P0 x1 माइनस P0 x2 माइनस H x2 माइनस H x1। ठीक है, तो यहां से जो है मैं इसको सॉल्व करता हूं थोड़ा सा। तो मैं देखो इसको ऐसा लिख सकता हूं H x2 प्लस H x1, पूरी इक्वेशन को जो है आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास P0 x2 माइनस P0 x1। तो हमारे पास H की वैल्यू निकल के आ गई, ध्यान से देखना जरा, P0 x2 माइनस x1 डिवाइड बाय यहाँ पर जो क्या आ जाएगा x2 प्लस x1। दिस इज आंसर, यही क्या है, आंसर है। तो ये है बॉयल्स लॉ को काम में लेते हुए बैरोमीटर से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है। तो भैया जी उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें जो है आपके समझ में आई होगी। ये हमारे पास बैरोमीटर है और आज की क्लास में हम बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पेलोड। ठीक है, ये पढ़ने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे भैया केटीजी काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो ये है भैया बैरोमीटर, फिजिक्स का टॉपिक है वैसे तो आपके, है ना, केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत जो आता है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आता है मेरे ख्याल से। अब आप जो फिजिक्स वाला टॉपिक पढ़ोगे तो वो भी जो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, और कोई कंसेप्ट अगर थोड़ा सा कच्चा पक्का है तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके आप दोबारा देखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।